हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। मैं विष्णु कुमार अपने यूट्यूब चैनल के इस वीडियो पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो क्लासेज में हम लोग परिमेय संख्या और परिमेय संख्या के बीच के अंतर को जानने वाले हैं। जैसा दोस्तों हम लोगों ने पिछली वीडियो के माध्यम से जाना था कि परिमेय संख्या क्या होती है और परिमेय संख्या क्या होती है, परिमेय और परिमेय संख्याओं के कौन कौन से गुणधर्म होते हैं, इनके कौन कौन से विशेषताएं होते हैं, इन संख्याओं के बारे में हमें कैसे पता चला था, इन सब के बारे में दोस्तों हम लोगों ने पिछली वीडियो के माध्यम से बिल्कुल अच्छी तरीके से जानने का प्रयास किया था। आज के इस वीडियो क्लासेज में दोस्तों हम लोग ये जानेंगे कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बीच के जो अंतर है वो क्या होती है। तो दोस्तों मैं आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या से संबंधित इनके अंतर को स्पष्ट करने वाला हूं। दोस्तों, अगर मैं परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बीच के अंतर को ना भी बताऊं आप लोगों को, फिर भी दोस्तों आप लोग परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के अंतर को स्पष्ट कर सकते हैं। यदि आपने मेरे पिछले वीडियो को अगर देखा होगा तो फिर भी कोई बच्चे अगर ये सोचते होंगे कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के बीच के अंतर को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो उनके लिए दोस्तों मैं इस वीडियो को लेकर आया हूं। तो आइए बिना देर के स्टार्ट करते हैं अपने आज की इस वीडियो क्लासेज को। ठीक है, तो अगर जो भी बच्चे मेरे इस वाले वीडियो पर नए होंगे तो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के अंतर को समझने के लिए सबसे पहले दोस्तों आप लोग परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या से संबंधित जो वीडियो मैंने पहले बना रखा है उनको आप लोग देख लीजिएगा। अगर आप उन्हें देख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आपको परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के अंतर को समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आइए हम लोग सबसे पहले समझने का प्रयास करते हैं परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के पहले अंतर को। ठीक है, तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो परिमेय संख्या का जो पहला है अंतर है, यहाँ पर आप लोग देखने का प्रयास कीजिएगा। इसमें बोला गया है दोस्तों, परिमेय संख्याओं के अंश एवं हर को P बटा Q के रूप में निरूपित कर सकते हैं। जैसे दोस्तों मैंने आप लोग बताया था कि परिमेय संख्या अगर कोई भी होगी तो उनके अंश एवं हर को हम लोग क्या कर सकते हैं, P बटा Q के रूप में निरूपित कर सकते हैं, जहां P और Q ये दोनों ही क्या होती हैं, एक प्रकार की पूर्णांक संख्या होती हैं और साथ ही जो हर का मान Q है वो कभी भी शून्य के बराबर नहीं होता है। इसको दोस्तों मैंने आप लोगों को बिल्कुल सरल तरीके से बताने का प्रयास किया है। जैसे कि अगर एग्जाम्पल स्वरूप अगर हम देखें दोस्तों, तो आप लोग देखने का प्रयास कीजिएगा। मान के चलते हैं दोस्तों कि यहाँ पर हमने कोई संख्या ले लिया 5, ठीक है, और बटा में दोस्तों हमने ले लिया यहाँ पर -11। तो आप यहाँ पर ये देख सकते हैं कि जो आपके P के स्वरूप में 5 उपस्थित है वो क्या है, आपका एक प्रकार का पूर्णांक संख्या है। और साथ ही दोस्तों इसके हर के स्वरूप में यानी Q के स्वरूप में जो -11 उपस्थित है वो आपका क्या है दोस्तों, वो अपने Q के रूप में है, यानी वो भी अपना पूर्णांक रूप में है। तो आपने ये देखा कि जब हम परिमेय संख्या के अंश एवं हर को लिए तो ये दोनों के दोनों संख्याएं जो है आपके वो क्या कहलाती हैं, पूर्णांक कहलाती हैं। यदि दोस्तों आप लोग पूर्णांक संख्या के परिवार में चलिएगा तो आपको 5 और -11 आराम से क्या हो सकते हैं, मिल सकते हैं। अगर आप कोई भी दोस्तों परिमेय संख्या देखिएगा तो परिमेय संख्या के अंश और हर का जो मान होता है दोस्तों वो आपका एक पूर्णांक संख्या होती है। अर्थात अगर आप इनके अंश एवं हर के मान को पूर्णांक संख्या के परिवार में दोस्तों अगर आप देखते हैं तो उसमें ये संख्याएं जो होती हैं आपकी वो क्या होती है, मिल जाती हैं। हमारा जो संबंध है दोस्तों केवल ये नहीं है कि हम पर किसी संख्या को P बटा Q के रूप में निरूपित करते हैं, बल्कि हमारा तात्पर्य है दोस्तों कि उस संख्या को P बटा Q के रूप में निरूपित होने के साथ साथ जो आपके P और Q का मान होना चाहिए वो एक पूर्णांक होना चाहिए, और साथ ही दोस्तों इसके हर में बिल्कुल भी 0 नहीं होनी चाहिए। तो परिमेय संख्या को पहचानने में दोस्तों आप लोग बिल्कुल भी कंफ्यूजन मत कीजिएगा। अगर बात करते हैं यहीं पर अपरिमेय संख्या का, तो दोस्तों आपने क्या देखा परिमेय संख्या में, परिमेय संख्या में आपने ये देखा कि किसी भी परिमेय संख्या के अंश एवं हर को हम लोग क्या कर सकते हैं कि P बटा Q के रूप में निरूपित कर सकते हैं, जहां P और Q पूर्णांक है और Q नॉट इक्वल टू 0 है। अगर बात करें दोस्तों हम लोग अपरिमेय संख्या का, तो अपरिमेय संख्या में क्या होता है दोस्तों कि इनके अंश एवं हर को हम लोग बिल्कुल भी P बटा Q के रूप में निरूपित नहीं कर सकते हैं। बात को समझिएगा। आपने क्या जाना दोस्तों कि जो भी परिमेय संख्या होंगी उन्हें हम लोग क्या कर सकते हैं कि उनके अंश एवं हर के रूप में निरूपित कर सकते हैं, जहां इनके अंश एवं हर का मान एक पूर्णांक संख्या होता है और हर का मान बिल्कुल भी शून्य के बराबर नहीं होता है। फिर हमने दोस्तों जब अपरिमेय संख्या में देखा तो अपरिमेय संख्या क्या बोलता है आपका कि इसके अंश एवं हर को हम लोग बिल्कुल भी P बटा Q के रूप में निरूपित नहीं कर सकते हैं, जहां P और Q क्या होना चाहिए, एक पूर्णांक होना चाहिए और हर का मान 0 बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि जो अपरिमेय संख्या होती है वो एक ऐसी संख्या होती है जिनका बिल्कुल भी दोस्तों पूर्ण वर्गमूल प्राप्त नहीं हो सकता है। देखिए जैसे कि हमने यहाँ पर मान लिया दोस्तों कि हमने यहाँ पर ले लिया √4, फिर ले लिया √25, फिर हमने ले लिया √36। तो ये आप जो भी 3 गो वर्गमूल वाली संख्या आप देख रहे हैं तो इन सबका दोस्तों वर्गमूल जो है वो पूर्ण रूप से प्राप्त हो सकता है। यानी कि दोस्तों जब आप लोग 4 का वर्गमूल प्राप्त कीजिएगा तो इसका मान पूर्ण रूप में प्राप्त होगा 2। जब 25 का वर्गमूल निकालिएगा तो इसका पूर्ण रूप में प्राप्त होगा 5। अगर इसका वर्गमूल निकालिएगा तो इसका पूर्ण रूप में प्राप्त होगा 6। यानी कि ये जो वर्गमूल वाली तीनों की तीनों संख्या है वो अपने पूर्ण रूप में क्या हो रही है, पूर्ण वर्गमूल को प्रदर्शित कर रही है। इससे दोस्तों हम √4, √25, √36 इनको क्या बोल सकते हैं, इनको हम लोग बोल सकते हैं कि ये परिमेय संख्या है। क्यों है,
क्योंकि इनके दोस्तों जब आप हर में देखते हैं तो एक छिपा हुआ है, यानी इसे आप लोग क्या कर सकते हैं कि p बटा q के रूप में निरूपित कर सकते हैं। लेकिन यदि हम यहाँ पर एक ऐसा संख्या लें जिनका बिल्कुल भी दोस्तों पूर्ण वर्गमूल नहीं निकल सकता है, जैसे कि हमने यहाँ पर लिया दोस्तों √2, ठीक, उसके बाद हमने लिया √3, उसके बाद हमने लिया √5, उसके बाद हमने लिया √7। तो जो भी आप संख्या दोस्तों देख रहे हैं इनका बिल्कुल भी पूर्ण वर्गमूल प्राप्त नहीं किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है दोस्तों, अगर आप इनका वर्गमूल निकालिएगा तो इनका जो वर्गमूल का मान है दोस्तों वो अपने बिल्कुल भी पूर्ण रूप में प्राप्त नहीं होंगे। पूर्ण का मतलब होता है दोस्तों कि आपने जिस संख्या का भी वर्गमूल निकाला तो उस संख्या का जो वर्गमूल अपने पूर्ण रूप में प्राप्त होता है, जो संख्या आपके प्राप्त होती है ये संख्या आपके पूर्ण संख्या के परिवार की एक सदस्य होनी चाहिए। अगर ये संख्या उस पूर्ण संख्या के परिवार की सदस्य नहीं होती है तो बोलेंगे कि इन संख्याओं का बिल्कुल भी एक पूर्ण वर्गमूल नहीं निकला है। दोस्तों जो आपने 2, 5, 6 देखा है ये सारे के सारे तीनों की तीनों जो संख्या है वो किन का पूर्ण वर्गमूल है, यानी कि √4, √25 और √36 का क्या है, ये वर्गमूल है। कौन, 2, 5 और 6। यानी कि आपसे कोई पूछे कि जो 2 है वो किस संख्या का वर्गमूल है तो आप लोग दोस्तों बताना कि जो 2 है वो 4 संख्या का क्या है, वर्गमूल है। यानी जब आपने 4 का वर्गमूल किया तो आपको 2 मिला, ठीक है। जो 5 है वो किस संख्या का वर्गमूल है, तो 25 का वर्गमूल है। अगर 25 का आपने वर्गमूल किया तो आपको क्या मिला, 5 मिला। तो 36 का वर्गमूल किया तो हमें क्या मिला, 6 मिला, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो आपके संख्याएं हो रही हैं वर्गमूल वाली ये अपने पूर्ण रूप में प्राप्त हो रही हैं। अभी दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पर √2, √3, √5, √7 इन संख्याओं का दोस्तों जब हम वर्गमूल निकालते हैं तो इनके जो वर्गमूल का मान होता है दोस्तों वो ऐसा प्राप्त होता है कि वो अपने बिल्कुल भी पूर्ण स्वरूप को प्रदर्शित नहीं करता है, अर्थात अपने दशमलव रूप में क्या होता है, प्रदर्शित होता है। इससे दोस्तों हम लोग बोल सकते हैं कि ये संख्याएं क्या होती हैं, अपने पूर्ण वर्गमूल के रूप को बिल्कुल भी प्रदर्शित करती नहीं है। अब दोस्तों अगर हम इन्हें p बटा q के रूप में अगर हम निरूपित भी करते हैं तो आप क्या देखते हैं, देखिए जैसे कि दोस्तों हमने यहाँ पर मान के चला कि √2 को हमने लिया, ठीक है, √2 को लिया। तो जब दोस्तों हमने √2 को लिया तो √2 आपका हो गया किस में, अंश में, ठीक है दोस्तों। √2 आपका हो गया किसमें, अंश में। और आप सभी को पता है दोस्तों कि किसी भी संख्या के हर में एक छिपा हुआ रहता है। जिस प्रकार से दोस्तों इन संख्याओं के नीचे एक छिपा हुआ है, ठीक उसी प्रकार से दोस्तों इन संख्याओं के नीचे भी क्या है, एक छिपा हुआ है। तो हमने √2 के नीचे क्या लिखा, 1 लिखा, ठीक है। जब हमने √2 के नीचे 1 लिखा तो ये भी अपने p बटा q के स्वरूप को निरूपित कर रही हैं। तो दोस्तों हमारा जो संबंध है वो केवल इससे नहीं है कि हम किसी भी परिमेय संख्या को p बटा q के रूप में निरूपित कर देंगे। हमारा संबंध इससे है दोस्तों कि जब हम किसी परिमेय संख्या के अंश एवं हर को हम लोग p बटा q के रूप में निरूपित करते हैं तो p और q का जो मान होना चाहिए वो आपका एक प्रकार का क्या होना चाहिए, एक पूर्णांक संख्या होनी चाहिए। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो p और q का मान है वो एक प्रकार का पूर्णांक संख्या है, लेकिन जब यहाँ पर आप p का मान देखते हैं दोस्तों तो वो एक प्रकार का बिल्कुल भी पूर्णांक संख्या नहीं है। जबकि आपका परिमेय संख्या में बोला गया है कि जहाँ p और q एक पूर्णांक है तथा q ≠ 0 है। तो दोस्तों जब आपका परिमेय संख्या में p का मान पूर्णांक होना चाहिए और यहाँ पर p का मान बिल्कुल भी पूर्णांक है ही नहीं, तो इसको दोस्तों हम लोग कैसे बोल सकते हैं कि यह संख्या क्या है, आपका परिमेय संख्या है। यानी कि ये संख्या जो है दोस्तों वो अपने बिल्कुल भी p बटा q के रूप में निरूपित नहीं हो सकती है। हालांकि दोस्तों आपका जो q का मान है वो क्या है, अपने पूर्णांक संख्या के स्वरूप को प्रदर्शित कर रही है, लेकिन जो p का मान है दोस्तों वो बिल्कुल अपने पूर्णांक संख्या के स्वरूप को प्रदर्शित नहीं कर रही है। इसलिए हम लोग रूट वाले हुए सभी संख्याओं को अपरिमेय संख्या बोल सकते हैं जिनका बिल्कुल भी पूर्ण वर्गमूल प्राप्त नहीं हो सकता है। और जिन भी वर्गमूल वाली संख्याओं का पूर्ण वर्गमूल प्राप्त नहीं होता है दोस्तों उन्हें हम बिल्कुल भी p बटा q के रूप में निरूपित नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों हम लोग ये जान सकते हैं कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बीच का जो अंतर होता है वो क्या होता है। तो आपने पहला अंतर ये जाना कि किसी भी परिमेय संख्या को हम लोग क्या कर सकते हैं कि p बटा q के रूप में निरूपित कर सकते हैं। हमारा जो संबंध है दोस्तों वो केवल p बटा q के रूप में निरूपित करना नहीं, बल्कि हमें यह भी देखना है कि जो आपके परिमेय संख्या के अंश p और उनके हर q का जो मान होना चाहिए वो एक प्रकार का पूर्णांक होना चाहिए और साथ ही दोस्तों हर में बिल्कुल भी शून्य नहीं होना चाहिए। अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ पर अपरिमेय संख्या का, तो अपरिमेय संख्या यही बोलता है कि हम लोग बिल्कुल भी p बटा q के रूप में निरूपित नहीं हो सकते हैं। क्यों नहीं हो सकते दोस्तों, क्योंकि इन संख्याओं के जो वर्गमूल का मान होता है वो बिल्कुल भी अपने पूर्ण रूप में प्राप्त नहीं होता है। और जिन संख्याओं यानी कौन सा संख्या, जो संख्याएं अपने वर्गमूल में रहती है, यानी जिन वर्गमूल वाली संख्याओं का पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलता है दोस्तों वे सभी के सभी संख्याएं अपने अपरिमेय संख्या के स्वरूप को व्यक्त करती है। तो इस प्रकार से दोस्तों आपका जो पहला जो अंतर था वो आपका स्पष्ट हो चुका है। अब हम बात करते हैं इसके दूसरे अंतर के बारे में। तो दूसरा अंतर दोस्तों आप लोग देखने का प्रयास कीजिएगा। बोला है परिमेय संख्याओं को भिन्न के रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है।
देखिए दोस्तों, भिन्न बताए थे ना आप लोग को, भिन्न किसे कहा जाता है, जिसके अंश का मान क्या होता है, शून्य या फिर एक धनात्मक पूर्णांक, या फिर बोल सकते हैं दोस्तों एक पूर्ण संख्या, और जो हर का मान होगा वो केवल दोस्तों एक धनात्मक पूर्णांक संख्या होगा। जबकि आप परिमेय संख्या में दोस्तों ये भी देख सकते हैं कि जो भिन्न होता है वो अपने परिमेय संख्या के स्वरूप को प्रदर्शित कर सकते हैं। यानी कि देखिए, जब हम परिमेय संख्या में दोस्तों 2/5 को लेते हैं तो क्या आप इसको परिमेय संख्या नहीं बोल सकते हैं? बोलिए, क्योंकि परिमेय संख्या का जो संबंध है दोस्तों केवल इसी से है कि हम किसी भी परिमेय संख्या के अंश एवं हर को p/q के रूप में निरूपित कर सकते हैं, जहाँ p और q क्या होनी चाहिए, एक प्रकार का पूर्णांक संख्या होनी चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों इसे आप क्या बोल सकते हैं, इसे हम लोग बिल्कुल भी परिमेय संख्या बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ बोला यह है कि परिमेय संख्याओं को भिन्न के रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है। तो दोस्तों अगर हम बात करें भिन्न की, तो भिन्न का जो अंश का मान होता है, यानी देखिएगा ये वाला जो मान होता है वो हमेशा एक पूर्ण संख्या होती है। तो दोस्तों जब आप पूर्ण संख्या के प्रकार में चलिएगा तो आपको 2 मिलेगा ना, पूर्ण संख्या, क्योंकि आपको सभी को पता है कि पूर्ण संख्या जो होती है दोस्तों वो शून्य से लेकर अनंत की ओर क्या होती है, जाती है, जिसमें आपके प्राकृतिक संख्याओं का समावेश होता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो 2 है आपके पूर्ण संख्या के एक सदस्य था, तो उसमें सम्मिलित है, तो बोल सकते हैं कि 2 क्या है, एक प्रकार क्या है, पूर्ण संख्या है। और साथ ही जो नीचे 5 है वो एक प्रकार का धनात्मक पूर्णांक है। तो भिन्न यही बोलता है कि इसके अंश का मान होना चाहिए पूर्ण संख्या और हर का मान होना चाहिए एक प्रकार का धनात्मक पूर्णांक संख्या। तो ये दोस्तों जो परिमेय संख्या है वो अपने भिन्न के रूप को क्या कर रही है, प्रदर्शित कर रही है। अगर यही दोस्तों अगर हम यहाँ पर लगा दें -2 तो हम इसे बिल्कुल भी भिन्न नहीं बोल सकते हैं, परिमेय संख्या बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि परिमेय संख्या में जो अंश और हर है ये दोनों पूर्णांक होनी चाहिए। देखिए दोस्तों, ये भी आपका पूर्णांक है और ये भी आपका पूर्णांक है, हालांकि ये ऋणात्मक पूर्णांक है और ये धनात्मक पूर्णांक है, लेकिन पूर्णांक दोनों ही हैं। जबकि भिन्न बोलता है कि जो उसके अंश का मान होना चाहिए वो केवल दोस्तों कैसा होना चाहिए, धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। जबकि यहाँ पर क्या आ चुका है, ऋणात्मक पूर्णांक आ चुका है। इसलिए दोस्तों इसे हम बिल्कुल भी भिन्न नहीं बोल सकते हैं, परिमेय संख्या बोल सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि परिमेय संख्या भिन्न नहीं हो सकती है। इसलिए दोस्तों हम लोग परिमेय संख्याओं को भिन्न के रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है, यानी कर सकते हैं। अब हम आपसे ये पूछे हैं कि परिमेय संख्या को भिन्न के रूप में प्रदर्शित होने के लिए क्या चाहिए। तो आप सभी को पता है दोस्तों कि परिमेय संख्या को भिन्न के रूप में प्रदर्शित होने के लिए, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं कि किसी भी संख्या को परिमेय बनाने के लिए सबसे पहले उन्हें हमें क्या करना चाहिए, p/q के रूप में निरूपित करना चाहिए। ठीक, तो दोस्तों आपने ये जाना कि कोई भी अगर परिमेय संख्या होगी तो वे अपने p/q के स्वरूप को प्रदर्शित करेंगी, और जहां उनका जो मान होगा p और q का वो एक पूर्णांक संख्या होगा। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करते हैं दोस्तों अपरिमेय संख्या का, तो अपरिमेय संख्याओं को हम बिल्कुल भी दोस्तों p/q के रूप में निरूपित नहीं कर सकते हैं। दोस्तों जब हम लोग अपरिमेय संख्याओं को p/q के रूप में निरूपित नहीं कर सकते हैं, तो दोस्तों जो अपरिमेय संख्याएं होंगी क्या वो अपने भिन्न के स्वरूप को प्रदर्शित करेंगे? क्योंकि जो भिन्न का संबंध है वो अंश और हर से है, और अंश हर तभी आ सकता है जब वो क्या होगा, भिन्न के रूप में परिवर्तित होगा, यानी कोई संख्या आपका परिमेय होगा। तो जब दोस्तों कोई संख्या आपका परिमेय होगा ही नहीं तो उसमें आपका अंश और हर आएगा कहाँ से? जब अंश और हर आएगा ही नहीं तो वो भिन्न आपका बनेगा कहाँ से? तो दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल भी अपरिमेय संख्याओं को हम लोग भिन्न के रूप में प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि भिन्न के रूप में प्रदर्शित वही हो सकते हैं जिन संख्याओं को हम लोग क्या कर सकते हैं, p/q के रूप में निरूपित कर सकते हैं, जहाँ p और q का मान क्या होना चाहिए, एक पूर्णांक संख्या होनी चाहिए और हर बिल्कुल भी शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए। और आप सभी को पता है कि हम लोग अपरिमेय संख्याओं को p/q के रूप में निरूपित नहीं कर सकते हैं। जब दोस्तों हम लोग अपरिमेय संख्याओं को p/q के रूप में निरूपित नहीं कर सकते हैं तो ये संख्याएं जो होंगी वो अपने बिल्कुल विभिन्न के रूप में प्रदर्शित नहीं हो सकती हैं। तो इस प्रकार से आप दोस्तों ये जानने का प्रयास कीजिएगा कि केवल और केवल हम परिमेय संख्याओं को ही भिन्न के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं, अपरिमेय संख्याओं को बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर तीसरे नंबर का। तो तीसरा नंबर यहाँ पर बोला गया है परिमेय संख्याएं किसी न किसी संख्या का एक पूर्ण वर्गमूल होती है। क्या बताया दोस्तों कि जो परिमेय संख्या होती है वो किसी न किसी संख्या का एक पूर्ण वर्गमूल होती है। देखिए दोस्तों हम यहाँ पर लेते हैं, जैसे कि मान के चलते हैं, देखिए आप लोग देखने का प्रयास कीजिएगा। हमने दोस्तों यहाँ पर लिया 25, ठीक है। अगर दोस्तों आपसे बोले हम कि जो 25 है आपका वो आपका परिमेय संख्या है, तो आप लोग बताइएगा कि जी हाँ ये परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि इस संख्या को हम लोग p/q के रूप में निरूपित कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि इस संख्या के नीचे यानी जो हर का मान है उसमें 1 छिपा हुआ है। तो इस प्रकार से आपने ये देखा दोस्तों कि जो 25 और जो 1 है वो एक प्रकार का पूर्णांक संख्या है, इसको बोल सकते हैं हम लोग क्या, या एक प्रकार का परिमेय संख्या है। लेकिन यहाँ पर बोला ये गया है कि परिमेय संख्या किसी न किसी संख्या का एक पूर्ण वर्गमूल होती है। तो दोस्तों जब आपका ये जो 25 है यानी 25/1 का मतलब 25, यानी जो 25 है आपका वो एक प्रकार का परिमेय संख्या है। तो ये जो संख्या है दोस्तों वो कहीं ना कहीं किसी संख्या का क्या होगा, कहीं ना कहीं किसी संख्या का क्या होगा, एक पूर्ण वर्गमूल होगा।
तो दोस्तों ये क्या बोला आपका कि परिमेय संख्या है किसी ना किसी संख्या का एक पूर्ण वर्गमूल होती है, और हमको पता है कि जो 25 है आपका वो एक प्रकार का परिमेय संख्या है। तो मतलब यही है दोस्तों को यह किसी ना किसी संख्या क्या है, एक पूर्ण वर्गमूल है। तो मान के चलते दोस्तों को हमको पता नहीं है कि वो संख्या कौन सी है जिसका यह पूर्ण वर्गमूल 25 है। मान के चलते हैं हमको पता नहीं है कि वो संख्या कौन सी है जिसका पूर्ण वर्गमूल क्या होगा, आपका 25 होगा। तो इसे दोस्तों हम लोग क्या कर सकते हैं, मान लेते हैं। आप लोग बस ध्यान से इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। मान लेते हैं दोस्तों हम लोग यहाँ पर कि कोई संख्या मान के चलते हैं x है, यानी कि किस रूप में, अपने रूट के रूप में, क्योंकि वर्गमूल का मतलब होता है रूट। तो हमने रूट x माना, ठीक है। तो जब दोस्तों हम रूट x का वर्गमूल, यानी जब हम लोग x का वर्गमूल निकालते हैं तो हमारा क्या मिलता है, पूर्ण वर्गमूल। पूर्ण वर्गमूल मिलता है दोस्तों 25, क्योंकि अभी हमने बताया आप सभी को कि परिमेय संख्याएं किसी न किसी संख्या का एक पूर्ण वर्गमूल होती है, और हमको पता है कि 25 एक प्रकार का परिमेय संख्या है। जब 25 एक प्रकार का परिमेय संख्या है तो वह किसी न किसी संख्या का पूर्ण वर्गमूल होगा। तो हमें दोस्तों वो संख्या बिल्कुल भी पता नहीं है। तो हम मान के चलते हैं कि वो संख्या है x जिसका वर्गमूल, यानी x का वर्गमूल क्या है, रूट है, कितना आ रहा है, जिसका वर्गमूल किस रूप में प्राप्त हो रहा है, 25 के रूप में प्राप्त हो रहा है। ठीक है, किस संख्या का, एक संख्या का। तो दोस्तों जब हम लोग रूट को उधर ट्रांसफर करेंगे तब सभी को पता है कि रूट अगर अपना पक्ष बदलता है तो वो होता है एक्स स्क्वायर के रूप में। किस रूप में, स्क्वायर के रूप में। और आप देख सकते हैं दोस्तों कि जब हम लोग एक्स का मान निकालेंगे तब 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 625। यानी कि जब दोस्तों हम लोग 625 का वर्गमूल करेंगे तो हमारा मान कितना मिलेगा, 25 मिलेगा। तो इस प्रकार से आपने ये जाना कि 625 संख्या का जो पूर्ण वर्गमूल है वो 25 है। उसी प्रकार से दोस्तों अगर आपसे ये कोई कह दे कि जो आपका क्या बोलते हैं 8 है वो किस संख्या का पूर्ण वर्गमूल है, तो हम लोग बता सकते हैं कि जो 8 है आपका वो एक प्रकार का परिमेय संख्या है, और जब यह परिमेय संख्या है तो वो किसी न किसी संख्या का पूर्ण वर्गमूल होगा। तब सभी को पता है कि जो 8 है वो किस संख्या का पूर्ण वर्गमूल है, तो 64 का। यानी कि अगर हमको पता नहीं है तो लिख सकते हैं रूट x बराबर 8, और x का जो मान हो जाएगा 8 का होल स्क्वायर, इसलिए x का मान निकल कर आ जाएगा दोस्तों यहाँ पर 8 कितना, 64। यानी 64 का क्या होगा, पूर्ण वर्गमूल 8 होगा। तो इस प्रकार से आपने जाना कि कोई भी आपकी परिमेय संख्या अगर आपको दिखाई देती है तो ये जो संख्या होती है दोस्तों किसी न किसी संख्या का एक पूर्ण वर्गमूल होती है। अब हम बात करते हैं अपरिमेय संख्या में। तो बोला है अपरिमेय संख्याओं का एक पूर्ण वर्गमूल प्राप्त नहीं किया जा सकता है। मैंने आप लोगों को बताया कि जो भी दोस्तों आप अपरिमेय संख्या देखते हैं उनका बिल्कुल भी पूर्ण वर्गमूल प्राप्त नहीं हो सकता है। मैं आप लोगों को बार बार बता रहा हूँ कि पूर्ण वर्गमूल कहने का तात्पर्य होता है कि इनका वर्गमूल निकालने के बाद जो संख्या प्राप्त होती है वो संख्या पूर्ण संख्या के परिवार का एक सदस्य होना चाहिए। दोस्तों जब आप पूर्ण संख्या परिवार में चलिएगा तो आपको 8 देखने को मिल जाएगा, आपको 25 देखने को मिल जाएगा। क्यों, क्योंकि 25 और 8 आपके पूर्ण संख्या परिवार का एक सदस्य है। जबकि जब आप रूट 2 या रूट 3 या रूट 5 या रूट 7 का जब आप वर्गमूल निकालते हैं और इनका मान जैसा भी प्राप्त होता है दोस्तों, तो अगर उन मान को आप लोग पूर्ण संख्या के परिवार में देखते हैं तो बिल्कुल भी दोस्तों वे संख्याएं आपके पूर्ण संख्या के परिवार में दिखाई नहीं देंगे, अर्थात उनके बिल्कुल भी सदस्य होते ही नहीं है। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि अपरिमेय संख्याओं का एक पूर्ण वर्गमूल प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो इस प्रकार से दोस्तों आप लोग ये जानिएगा हमेशा और हमेशा कि कोई भी अगर अपरिमेय संख्या होगी तो किसी ना किसी संख्या का एक पूर्ण वर्गमूल होंगी ही होंगी। और अपरिमेय संख्या में ये जानिएगा कि कोई भी अगर वर्गमूल वाली संख्या होंगी और उसका वर्गमूल पूर्ण रूप में नहीं निकल रहा है तो वह संख्या अपरिमेय होंगी ही होंगी। अगर वर्गमूल वाली संख्याओं का पूर्ण वर्गमूल निकलता है तो बोलेंगे वो परिमेय है, अगर वर्गमूल वाली संख्याओं का पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलता है तो हम बोलेंगे दोस्तों वह अपरिमेय है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं अगला नंबर, चौथे नंबर का। तो चौथा नंबर बोला है परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत होता है या अशांत आवर्ती होता है। दोस्तों देखिए जो परिमेय संख्या है इसका दशमलव प्रसार दो प्रकार का क्या होता है, प्राप्त होता है। पहला होता है शांत और दूसरा होता है अशांत आवर्ती। शांत का मतलब होता है कि जब हमने हर को उसके अंश में भाग दिया तो भाग देने के फलस्वरूप दोस्तों जो हमारा शेषफल आना चाहिए वो शून्य आना चाहिए। शांत मतलब क्या बताया मैंने कि जब भी किसी हर को आप अंश में भाग दीजिएगा तो भाग क्रिया के फलस्वरूप उसका शेषफल यदि शून्य प्राप्त होता है तो उसको हम लोग बोलेंगे शांत। जैसे कि दोस्तों हमने यहाँ पर ले लिया कोई संख्या 4, हम इसको किससे भाग देते हैं, 64 को, यानी कि यहाँ पर 64/4 ले लेते हैं। ठीक है दोस्तों, और जब हम दोस्तों यहाँ पर 64 को 4 से भाग देंगे यानी 64 के हर 4 से भाग देंगे तो हमारा मान कितना मिलेगा, देखिएगा ध्यान से, 4 एकम 4 तो 6 में से 4 जाएगा 2, फिर 4 उतर जाएगा, 4 5 20 4 6 24, यानी कि जो मान होगा वो कट कर शून्य आ जाएगा।
देख सकते हैं दोस्तों, यानी कि जो शेषफल है आपका वो कितना निकला, 0 निकला। तो इसी को दोस्तों हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसको हम लोग बोल सकते हैं शांत। तो ये आपका जो 64/4 है वो एक प्रकार का परिमेय संख्या है, क्योंकि 64 4 ये दोनों क्या है, आपके पूर्णांक संख्या है ना दोस्तों। और जब हमने इसका भाग किया तो इसका शेषफल कितना मिल रहा है, 0 मिल रहा है। तो किसी भी परिमेय संख्या में अंश और हर मिलते हैं और उसके हर को अंश में अगर हम भाग देते हैं और उसका शेषफल अगर 0 प्राप्त होता है तो उसको बोलेंगे कि वो परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है। लेकिन अगर दोस्तों हम लोग अगर कोई ऐसा परिमेय संख्या लेते हैं जिसके अंश एवं हर में हर से उसके अंश में भाग देने पर उसका जो भागफल का जो मान आता है वो दशमलव के बाद का जो अंक होता है दोस्तों वो अपने आप को दोहराते हैं, यानी अपने आप को पुनरावृत्ति करते हैं, अपने आप को बार बार क्या करते हैं, रिपीट करते हैं। तो उस दशमलव प्रसार को हम लोग बोलते हैं अशांत आवर्ती। जैसे कि आप लोग देखने का प्रयास कीजिएगा, जैसे कि दोस्तों हमने यहाँ पर एक लिया परिमेय संख्या 1/3। आप ही बताइएगा कि जो 1/3 है वो परिमेय संख्या है कि नहीं है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो 1/3 है वो एक प्रकार का परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि इसके अंश और हर का मान एक पूर्णांक संख्या है और हर में बिल्कुल भी 0 नहीं है। लेकिन दोस्तों जब हम लोग इस परिमेय संख्या के हर, तो हर कौन है, 3 है ना, तो जब हम इसके हर 3 से इसके अंश 1 में भाग देंगे तो क्या जाएगा, देखिएगा, जाएगा नहीं जाएगा ना, तो लिखेंगे 0। तो 0 यहाँ पर लिखेंगे दशमलव देकर, तो यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों 10। अब हम आगे लेकर जाते हैं तो कितना आएगा दोस्तों, 3 के 9। तो 10 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा दोस्तों। अब देखिए फिर नहीं जाएगा तो फिर क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 0। फिर क्या होगा, आगे चलेंगे तो 3 के 9, तो फिर यहाँ पर लेकर आएंगे 3। तो फिर 10 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा दोस्तों, 1। फिर यहाँ पर 0 रखेंगे ना, फिर लेके जाएंगे तो 3 या 3 के 9 और 10 में से 9 जाएगा तो 1। मतलब आगे आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा। अब दोस्तों आप पूरा जिंदगी आपका लग जाएगा इसको कटाने में, लेकिन ये जो 3 होगा वो अपने रिपीट को बिल्कुल भी रोकेगा नहीं। अर्थात इस 3 अंक का जो दोस्तों रिपीट है, जो इनकी पुनरावृत्ति है वो होती ही रहेंगी। तो इस प्रकार से दोस्तों आप देख सकते हैं कि दशमलव के बाद एक ऐसा अंक जो अपने बार बार क्या करती है, अपनी पुनरावृत्ति करती रहती है, तो उसे हम लोग बोलते हैं कौन सी संख्या, अशांत आवर्ती। किसके लिए, परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार के लिए। तो इस प्रकार से आपने देखा कि जो परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार होता है वो 2 प्रकार का होता है। पहला, जब उसका शेषफल 0 प्राप्त हो, और दूसरा जब उसके भागफल के दशमलव अंक के बाद कोई ऐसा अंक जो अपने आप को क्या करता हो, पुनरावृत्ति करता हो। तो जब दोस्तों किसी भी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार में अगर हम देखते हैं तो उसका पहला प्रसार होता है शांत और दूसरा प्रसार होता है अशांत आवर्ती। अशांत को दोस्तों हम लोग अनावसानी भी बोलते हैं, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल भी मिस्टेक मत कीजिएगा, कहीं बुक में मिल जाए कि अनावसानी आवर्ती, तो अनावसानी और अशांत दोनों एक ही चीज है। अब यहाँ पर देखिएगा अपरिमेय संख्या बोला गया है, अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार अनावर्ती होता है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर देखिएगा हमने एक चीज मिस्टेक कर दिया है। यहाँ पर दोस्तों मैंने केवल लिखा है अनावर्ती, हमने ये नहीं बताया आप लोगों को कि मतलब कैसा अनावर्ती, मतलब शांत वाला क्या शांत वाला। जिसे आपने देखा परिमेय संख्या में कि तो परिमेय संख्या दशमलव प्रसार कैसा है, आवर्ती है, यानी अपने आप को रिपीट कर रहा है, तो आवर्ती नहीं, कैसा, अशांत वाला, यानी बिल्कुल भी शांत नहीं होगा। और यहाँ क्या है, अनावर्ती है, कैसा, शांत वाला क्या शांत वाला, तो दोस्तों होगा अशांत वाला। तो आप लोग यहाँ पर लिख लीजिएगा अशांत अनावर्ती, ठीक है। अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होता है। कैसे, देखिएगा, कोई भी अगर दोस्तों आप अपरिमेय संख्या निकालिएगा तो अपने इस रूप में प्राप्त होंगे, 1.01 या फिर 001 या फिर 0001 या फिर आपके चतुर्थ 01, फिर आपका 501। देखिए अगर हम एक और यहाँ पर संख्या ले लेते हैं दोस्तों, देखिए जैसे कि हमने यहाँ पर ले लिया 8.808, फिर 8,008, फिर 0,008, फिर 4 0 और 8। तो यहाँ पर क्या देख सकते हैं, देखिए दोस्तों हमने दशमलव के बाद जब इन अंकों को देखा तो इसमें से कोई भी अंक अपने आप की पुनरावृत्ति नहीं कर रहे हैं। देखिए दशमलव के बाद दोस्तों यहाँ पर 10 आया है, तो उसके आगे 100 आया है, उसके आगे 1000 आया है। अभी मत बोलिएगा कि दशमलव के बाद सर जी आप 10 पढ़ रहे हैं, जबकि 10 आपको पढ़ना चाहिए। तो दोस्तों मैं आप लोग को बताने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। लीजिए आप ही की बात रखते हैं, ठीक। देखिए एक दशमलव के बाद 10 आया है, फिर उसके बाद 100 आया है, उसके बाद फिर 100 आया है, फिर उसके बाद 140 आया है, फिर उसके बाद 150 है। हो सकता है कि 1 के बाद कितना 0 है, 6 0 है। तो आप किसको पुनरावृत्ति में लीजिएगा बताइए, मतलब आप 10 लीजिएगा कि 100 लीजिएगा कि 100 लीजिएगा। अब इन
ना कि कहिएगा कि सर जो ये 1 है वो तो बार बार आ रहा है, 1 बार बार आ रहा है, 1 बार बार आ रहा है, 8 बार 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 आ रहा है, तो इसकी तो पुनरावृत्ति हो रही है। तो दोस्तों हमें बार बार ये नहीं देखना है कि जो अंक बार बार आ रहे हैं उसकी पुनरावृत्ति हो रहा है, हमको ये देखना है दोस्तों कि जो अंक बार बार आ रहे हैं वो अंक एक साथ होना चाहिए, ना कि इन दोनों अंकों के बीच कोई जुदाई हो। जैसे कि देख सकते हैं कि आपके 1 1 की पुनरावृत्ति हो रही है ना, आप लोग ये नहीं बोलिएगा कि सर जो 1 है उनकी पुनरावृत्ति हो रही है, तो ये जो 1 है 1 है 1 है 1 है इनकी पुनरावृत्ति जो हो रही है दोस्तों, तो मान के चलते हैं कि यहाँ पर 1 की पुनरावृत्ति हो रही है, यहाँ पर भी 1 की पुनरावृत्ति हो रही है, तो पुनरावृत्ति तो हो रही है लेकिन इन अंकों के बीच जुदाई है। जुदाई करने का मतलब कि ये अंक एक दूसरे से अलग है किसी अंक होने की उपस्थिति में, तो इन दो अंकों के बीच में 0 आ गया है, ठीक है। यानी जो अंक पुनरावृत्ति कर रहे हैं 1 1 वाले इनके बीच में क्या हुआ है, 0 आ गया है। फिर इन दोनों के बीच में 2 0 आया है, फिर इन दोनों 1 के बीच में 3 0 आया है, फिर इन दोनों 1 के बीच में आपके 4 0 आया है, यानी इनकी क्या हो रही है, जुदाई हो रही है। तो इसको हम ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि इनकी पुनरावृत्ति हो रही है, इनकी पुनरावृत्ति बिल्कुल भी दोस्तों नहीं हो रही है, अर्थात ये अपने बिल्कुल भी अपने आवर्त के स्वरूप को प्रदर्शित ना कर अपने अनावर्त के स्वरूप को क्या करते हैं, प्रदर्शित कर रहे हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि इनमें बिल्कुल भी जुदाई नहीं है, देखिए 3 3 3 है, दाम कवर ले है 3 मतलब एक साथ है, ठीक है, इसमें बिल्कुल भी जुदाई नहीं है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर जुदाई है ही नहीं, तो इसको बोल सकते हैं कि अपने आप क्या कर रहे हैं, बार बार ये रिपीट कर रहे हैं, यानी अपने आप को दोहरा रहे हैं। तो आपने जाना कि अपरिमेय संख्या का जो दशमलव प्रचार होता है वो अशांत अनावर्ती होता है। किसी भी आप अपरिमेय संख्या का मान निकाल कर देख लीजिएगा, जैसे कि √2 का हो, √3 का हो, √5 का हो, √7 का हो, √8 का हो, √9 का, सॉरी √9 का निकल सकता है 3, ठीक है ना, ऊपर में संख्या है, √10 का हो, √11 का हो, किसी का भी अगर आप दोस्तों अपरिमेय संख्या का मान निकालिएगा तो उसका जो दशमलव वाली जो मान होगा दोस्तों वो उसे आप बिल्कुल भी आप नहीं देख सकते हैं कि उसमें कोई अंक आपका क्या करता हो, रिपीट करता हो। कोई भी आपको ऐसा अंक मिलेगा ही नहीं जिसमें आप ये बता सकें कि इसमें ये अंक क्या कर रहे हैं, अपने आप की पुनरावृत्ति कर रहे हैं। इसमें से कोई भी अंक दोस्तों अपने आप की पुनरावृत्ति नहीं करेगी। जब दोस्तों अपने आप की पुनरावृत्ति करेगी ही नहीं तो उसका जो दोस्तों मान होता है वो अनंत तक चला जाता है। इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये संख्याएं अपने अपूर्ण रूप में प्राप्त होती हैं जब इनका हम लोग क्या करते हैं, अपरिमेय संख्याओं के यानी वर्गमूल जो संख्या होती है जब उनका वर्गमूल निकालते हैं तो अपने पूर्ण रूप में प्राप्त होते हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं इसके आगे यानी सबसे लास्ट 5 नंबर में। तो 5 नंबर दोस्तों आपने देखा क्या है, इसे सांकेतिक विधि द्वारा सूचित करने हेतु क्यू का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों इसे तो आप लोग जानते भी होंगे कि परिमेय संख्याओं को हम लोग क्या करते हैं, क्यू से सूचित करते हैं। और मैंने परिमेय संख्या की परिभाषा में आप लोग को बताने का बिल्कुल अच्छी तरीके से प्रयास किया है कि हम लोग परिमेय संख्या को सांकेतिक विधि द्वारा सूचित करने हेतु क्यू का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपरिमेय संख्या का। तो मैंने दोस्तों आप लोग बताया था अपरिमेय संख्या की परिभाषा में, जो मैंने वीडियो इसके पहले वाला बनाया था इसमें दोस्तों मैंने आप लोग बताया भी था कि अपरिमेय संख्या को सूचित करने हेतु हम लोग स्मॉल आई का भी क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों कहीं कहीं क्या होता है आपकी बुक में कि आई के साथ साथ आपको क्यू का जो पावर हो सी ये भी मिलता है। तो दोस्तों मैंने पिछले वीडियो में आप लोग को ये नहीं बताया कि क्यू का पावर सी भी क्या होता है, अपरिमेय संख्या का संकेत होता है। मैंने केवल बताया कि ये जो आई है आपका वो अपरिमेय संख्या का संकेत होता है। लेकिन दोस्तों आई के साथ साथ आपके अपरिमेय संख्या का संकेत क्यू का पावर सी भी होता है। क्यों? क्योंकि जो क्यू है वो बोल रहा है कि हम परिमेय संख्या है और यहाँ पर क्यू का पावर जो सी है वो बोल रहा है कि हम अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार से आपने परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बीच के जो अंतर है उसे आपने स्पष्ट रूप से जाना। अगर दोस्तों अभी भी आप लोग को परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बीच के अंतर में कोई प्रॉब्लम होती है तो दोस्तों आप लोग मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, मैं आप लोग को जल्द से दोस्तों उस कमेंट का रिप्लाई करने का प्रयास करूंगा। तो दोस्तों अगर आज की ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो प्लीज दोस्तों मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और पसंद आए तो अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।